magnetic field at the center of a current carrying circular loop. सर्कुलर, ठीक है. Derive an expression for the magnetic field at the center of a current carrying circular loop. कोई सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो फिर आराम से ध्यान से इसको समझिए कि आपको कैसे फाइंड करना है. तो बना लेते हैं, एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर लूप आपके कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक, ये हो गया सर्कुलर लूप. और इस सर्कुलर लूप में क्या है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर में आपको फाइंड करना है, ये यहाँ पे. और आप इसे P पॉइंट भी कह सकते हैं या O पॉइंट आप कह लीजिए. सेंटर को आप O पॉइंट कह लीजिए. और सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये R वेक्टर. और एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पे, वो है dl. और आपको पता है ये dl भी क्या होगा, वेक्टर इज अ लेंथ एलिमेंट. और इस पूरे उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट. ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर करंट की डायरेक्शंस क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, गोज इनटू द प्लेन. ये ध्यान रखना है आपको. अभी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए एक नया रूल भी नहीं कह सकते हैं, वही रूल है लेकिन एक अनदर फॉर्म में है, एक अनदर वे में पढ़ोगे. यहाँ पे क्या है कि अगर करंट किसी सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, गोज इनटू द प्लेन. अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो डॉट आ जाएगा. ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. तो यहाँ पे कुछ चीजें कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर a circular loop of radius a. ए रेडियस का ये सर्कुलर लूप मान लेते हैं. ये डायग्राम समझ में आया पहले, हाँ ना बोलो. डायग्राम में कोई दिक्कत, क्वेश्चन यहीं तक है भैया. प्रियांशु क्वेश्चन यहीं से ही है. और बाकी ऊपर वो पिछले वाला टर्न में जो आता है वो लाइन है, बाकी क्वेश्चन यहीं से. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यहीं से. ए carrying a current I. तो the magnetic field at the center O, due to
the current element ideal is, क्या होगा? अरे क्या होगा भैया, क्या होता है? बायो सेवर्ट लॉ से ही तो फाइंड करोगे। डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक, और ये आर क्या है? ये आर को रेडियस में समझना, वेर आर वेक्टर is the vector joining the element to the center O, और देखिए हमेशा जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो कैसे होगी? वो कैसी है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसी है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी इज परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहने का मतलब क्या है हमारा? जब हम ये डीएल क्रॉस आर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड में? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और आपके पास और वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आर क्यूब क्या हो जाएगा? चेंज आर क्यूब। बताओ जरा, आर स्क्वायर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन 90 की वैल्यू यही, और जो आर है वो आपका यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर। क्लियर है? ये जैसे वेक्टर ज्वाइनिंग एलिमेंट है ना ओ, और वो क्या है हमारा? रेडियस हमने क्या माना है? ए माना है। यहां तक समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, आगे बढ़े। अरे यहां तक क्लियर नहीं हुआ क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप का जो फॉर्म है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग डी वी आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कैपिटल बी इज इक्वल टू, इसमें ये टर्म ये सारा कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेट हुआ सिर्फ डीएल का। ठीक है भैया, अब देखो डायग्राम में देखो, जो आपका ये था डीएल मतलब जो लेंथ है, अगर उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? तो मुझे बताएगा क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा या सरकमफ्रेंस मिलेगा? सरकमफ्रेंस, गुड। एरिया मत बोल देना कभी गलती से, ठीक है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई ए।
कैंसिल कर लो। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A। यही है भैया, फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट, फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट एट द सेंटर, यही है आपका फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट। इसमें कंडीशन आती है फॉर n टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कोयल में तो B में चेंज आ जाता है, जो B है वो B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट NI अपॉन 2A। अगर क्या होगा फॉर n टर्न्स के लिए, अगर कोयल में सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स के हैं n है, तो तब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड ही होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2A। अदरवाइज यही रहेगा सेंटर पे एक ही कोयल के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2A। तो हाँ ना बोलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अरे हाँ ना बोलो, हाँ यार, अरे जो बोले चमका। अरे हाँ ना बोलो, फिर से एक बार देख लो, हल्का सा रिवीजन देख लो। क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर करा कि उसमें आई करंट फ्लो हो रही है और उसका जो वेक्टर ज्वाइनिंग एलिमेंट है वो R है और लेंथ एलिमेंट DL है। तो उस पे हमने बाइट सेवर्ट लॉ का यूज करा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और इसकी जो रेडियस है वो हमने A मानी है, A स्मॉल a। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू द प्लेन के, तो इस वजह से 90 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन A स्क्वायर। A क्यों? क्योंकि R की वैल्यू A है। तो अब हम जब ये वैल्यू रख लेते हैं तो हमने इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिला, इंटीग्रेट करने पे हमें मिला कि टोटल इंटीग्रेट करेंगे dv का तो हमें कैपिटल B मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A स्क्वायर इंटीग्रेशन DL। और हम जानते हैं कि अगर हम इस पूरे सर्कुलर लूप में DL एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका सरकमफ्रेंस मिलेगा, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई A। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारे पास पूरा लास्ट में सॉल्यूशन आया तो वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A। ओके ठीक, तो इतना हो गया। अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं भैया इस पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि आपको फाइंड करना है एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप में, ठीक है, a circular coil of radius 1.5 centimeter carries a current of 1.5 ampere if the coil has 25 turns. If the coil has 25 turns, find the magnetic field
at the center. जल्दी से फटाफट इसको दिखाओ कि क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में. A circular coil of radius 1.5 सेंटीमीटर है, कैरीज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर और कोयल में 25 टर्न्स हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसके सेंटर पे. करते रहो. जिसका आंसर आया मेरे से पहले वो मुझे बताएं. करा किसी ने. किसका है आंसर बताओ जरा. किसी का आया. अरे किसी का आंसर भी नहीं आया. मल्टीप्लिकेशन तो कर लो. $157 ठीक है. तो कितना आया था 157.125 और इंटू 10⁻⁻⁵. तो 2 डिजिट से पहले लेके चल जाओ तो 1.57 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला. ठीक है. जिन बच्चों ने भी निकाला वो उनका आंसर राइट है. तो ये था. ये फाइंड करके हमारे पास आया मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं. ठीक है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस करने में तुम्हें कोई दिक्कत और ना कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं है. चलिए फिर अगला एक टॉपिक है उसके बाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में इसका बहुत ज़्यादा पेज घेरा हुआ इस टॉपिक ने. फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. सेंटर पे आपने फाइंड कर लिया. स्ट्रेट वायर के लिए आपने फाइंड कर लिया. अब एक्सिस में कोई पॉइंट है उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हो. ठीक है. फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट. ठीक. तो आप क्वेश्चंस फॉर्म में लिख लीजिए. यहाँ पे क्वेश्चंस है क्या आपका. क्वेश्चन है फाइंड द
मैग्नेटिक field due to find the magnetic field due to a circular current carrying loop at a point on the axis of the loop तो इसके लिए बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसके वजह से तुम लोग बढ़िया से कर पाओ उसको। तो फिर से आप क्या कर लो एक बना लेते हैं, सर्कुलर है तो ये हो गया, उसका सेंटर मान लो, ये यहाँ पे मान लो, ठीक। तुम्हें तो दिख रहा होगा सीधा, मेरे को भी दिख रहा है सीधा, ये हो गया। और यहाँ पर एक एलिमेंट मान लो DL एलिमेंट, और यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे होगी ये गोज इनटू द प्लेन, एंड MN पॉइंट मान लो इनको, MN, और इनको इस तरह से मिला लो, मिला लो, और ये मान लो इसका सेंटर, इसे आप इसका सेंटर मान लो O, इसका सेंटर है, और आई करंट फ्लो हो रही है ऐसे, है ना, आई करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। अरे ठीक है भैया, अरे हाँ ना बोलो भैया, हाँ ना बोलो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस एक मान लो, और एक यहाँ से लेकर यहाँ मान लो। डायग्राम तो बनाना ही है अच्छे से, फिर से समझना भी है, तो जब समझोगे तो ये क्या होगा, इसका लेंथ एलिमेंट है तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर ज्वाइनिंग R। इस पॉइंट को आप नाम लिख दे दीजिए P पॉइंट, और जब इस P पॉइंट पे इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये होगा इसका एक्सिस, ठीक। और इसमें दो वेक्टर्स, इसकी वजह से ये dv और एक dv है, dv वेक्टर्स तो ये dv वेक्टर्स आ जाएगा, और आप इस एंगल को मान सकते हैं अल्फा या थीटा एंगल मान लीजिए आप इसे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अल्फा मान लो, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा सा समझ में आया कि वेक्टर कंपोनेंट वगैरह, इसकी रेडियस आप ये मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस आप मान लो स्मॉल ए रेडियस का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लो आप, ये डिस्टेंस को स्मॉल d, ये वेक्टर कंपोनेंट है इसके मैग्नेटिक फील्ड्स के। तो इनके भी वेक्टर, ये तो मेन वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है dv का, तो इसके भी दो वेक्टर कंपोनेंट आएंगे, जब उसकी बात मैं अभी करता हूँ बाद में। लेकिन फिलहाल डायग्राम को समझो कि सर्कुलर लूप है और इसका O सेंटर है,
और यहाँ पे पी पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसके एक्सिस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बाकी तो सारी चीज़ें तुम लोगों को पता ही है, आर डी एल आई और ये डी वी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, डायग्राम समझ में आया थोड़ा बहुत तो तब मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो फिर 2-3 घंटे तक थोड़ा डायग्राम को ही बताता रहता हूँ कि क्या करना है डायग्राम में, ये क्या है, ये एल है, ये डी एल है, ये अलाना है, ये फलाना है। ये फिर थोड़ा सा समझ में आ गया है, आगे पढ़े। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं इसमें। अच्छा, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस consider a circular loop of radius a radius a carrying a current I, carrying a current I, उसकी रेडियस भी मान लिया हमने। और ये जो m और p ये वेक्टर जॉइनिंग कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा r। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट p पे? द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक the magnetic field at P due to this current element is, वही आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? आपके पास एकमात्र एक ही तो फॉर्मूला है। अब वो भैया उन्होंने दिया था, बायोट सेवर्ट नाम के कोई दो शख्स थे, उन्होंने तो दिया था एक फॉर्मूला, तो वही तो लगाना पड़ेगा हमें। तो भैया लगा लें उसको। अरे हाँ ना बोलो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। फिर से वही, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में है तो, लेकिन इसका कोई सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स लाई करेंगे? वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा। तो डीवी के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन 90 अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक पावर कैंसिल, और साइन 90 की वैल्यू ये कब है? as dl is perpendicular to the plane, as dl is perpendicular to the plane, करवा देते हैं बंद। तो as dl is perpendicular to the plane, तो तब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और तो db आपके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, और आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर स्क्वायर। ठीक है इतना। और आर फाइंड कर सकते हो क्या डायग्राम से? आर, ये आर आप कैसे फाइंड करोगे? ये रेडियस है ए, ये वाली क्या रेडियस है? ये ए रेडियस है, और ये डी ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है। तो आर क्या हो जाएगा? आर इज अ हाइपोटेनस, इससे ये फाइंड कर लोगे। तो आर स्क्वायर की जगह में मैं क्या रख सकता हूँ बताओ जरा?
इसकी प्लेस में मैं रख सकता हूँ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो। अरे रख सकता हूँ आर स्क्वायर की प्लेस पे ये। अरे हाँ ना बोलो तभी आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अच्छा मतलब समझ में आया ना कि कैसे आर स्क्वायर की प्लेस में ये रखा। ठीक, तो जब ये वैल्यू हम रख लेंगे तो अब इसमें डायग्राम में थोड़ा सा देखो, डायग्राम में हल्का सा चेंज करना है हमें। वो क्या कि इसमें देखो दो कंपोनेंट बनेंगे भैया इसके ये तो इसका रिजल्टेंट है और इसके एक तो ये कंपोनेंट आएगा डीबी परपेंडिकुलर, और ये तो इसी डायरेक्शंस में होगा डीबी एक्स। तो हमें चाहिए क्या, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। परपेंडिकुलर वाला का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि डीएल के ये ठीक पैरेलल है, इसके ये ठीक पैरेलल है, डीएल एलिमेंट के ये ठीक पैरेलल है, और जबकि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस डीएल एलिमेंट के। समझ में आ रहा है और पैरेलल होने की वजह से जब हम देखेंगे इसके साथ जो थीटा एंगल बनेगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला टर्म ही हमारे पास क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, मींस dvx, ओनली dvx कंट्रीब्यूट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा और कौन नहीं करेगा। सो ओनली अगर दिखे तो बता देना एक बार, ठीक है। ओनली दी एक्स component, only the x component survive, only the x component survives, and the net contribution along x direction can be obtained by dvx is equal to dv। और तुम्हें पता है जब भी हमारे पास कोई रिजल्टेंट टर्म्स होता है ये मान सपोज डीवी है, तो ये क्या होगा इसका, डीवी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट होता है वो डीवी कॉस थीटा, और डिपेंड करता है ये थीटा एंगल्स पे। थीटा एंगल्स कहाँ आपका झुका हुआ है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लाइक करेगा, तो डीवी कॉस थीटा, और डीवी कॉस थीटा इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। डायग्राम में देखो बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अच्छा हमने अल्फा मान लिया था, थीटा भी कह सकते, तो बेस क्या होगा और हाइपोटेनस, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2। अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। कॉस थीटा की वैल्यू में कोई दिक्कत, कॉस थीटा की वैल्यू में कोई दिक्कत,
हाँ ना बोलो फटाफट। दस डीवी एक्स इज इक्वल टू, डीबी की वैल्यू पिछली दफा हमने फाइंड कर ली थी। डीबी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू रख लो, ए अपॉन यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, 1 + 1/2 इज 3/2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब हमें b फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b and dv is n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ia अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। फिर से वही dl को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई ए, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना, सर्कुलर ही तो है, और 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल 3/2 और 2 टाइम्स, तो यही है, किसी एक्सेल पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फॉर्मूला आता है वो यही है। अरे वो यही है, वो कोई और नहीं है, वो यही है। अरे इजी था, हाँ ना बोलो, इजी था या नहीं था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात तो बताओ। अरे वो यही था, यही फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2। पीछे मीन्स उत्कर्ष, तुम क्या कहना चाह रहे हो पीछे। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस क्या बोलेंगे या कह देते हैं, फील्ड एट पॉइंट एट अ पॉइंट far away, field at a point far away from the center, सेंटर से काफी ज्यादा फार है, दूर है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, D इज ग्रेटर देन A, D काफी ज्यादा हो गया E से, बहुत दूर है, तो B में क्या फर्क पड़ेगा इसका, तो B इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो उसमें आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, तो जो A वाला टर्म है ये वाला टर्म,
ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये रेडियस बहुत बहुत छोटी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ डी स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 डी क्यूब। डी पता है ना, सेंटर से लेकर पी पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस है डी। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में ना थोड़ा सा एक नया फॉर्म बन रहा है। वो नया फॉर्म क्या है, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं और आई ये है ही, और पाई की मल्टीप्लिकेशन कर दो ए स्क्वायर। आपको ध्यान हो रहा है कि मैंने किस किस की मल्टीप्लिकेशन करी है न्यूमरेटर में, 2 की, पाई की। किस किस की करी है पाई, 2 की, 2 की, पाई की। समझ रहे हो ना, अरे हाँ ना बोलो। तो नीचे कितनी 4 पाई हो जाएगी, 4 पाई, 2 ये है और 2 पाई फिर से ये, और डी क्यूब तो है ही। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोले। और ये वैल्यू क्या होती है, आई पाई ए स्क्वायर, एरिया इंटू आई। एरिया इंटू आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन डी क्यूब। where mu is I पाई स्क्वायर। करंट और एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही तो कहलाता है म्यू, और म्यू को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पूरी वैल्यू को, इसको हम म्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं इसको, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, ध्यान आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया। और इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप जानते हो, ये तो आया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अगर हम इसको कंपेयर करें, वन कैन कंपेयर this electric one can compare this electric field due to an electric dipole at a point on the dipole axis. डायपोल एक्सिस, तो क्या आता था वो, इट इज ई, क्या होता था एक्सिस। उसमें दो फॉर्म पढ़ी होंगी तुमने, इक्विलेटरल और इक्वेटोरियल और एक्सेल, याद आ रहा है। तो ई की वैल्यू होती थी हमारे पास क्या, 1/4
4 pi epsilon naught 2p अपॉन r क्यूब या d क्यूब। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर। इससे ये भी एक मतलब हमें मिल जाता है एक पॉइंट। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है भैया? तो देखो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन डी क्यूब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन डी क्यूब। p इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एक्सेल जब हम निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सेल में पॉइंट पे, तो वहां पर हमारे पास एक्सेल्स का ये डायपोल मोमेंट के फॉर्म में भी आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आपका किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है? तो अब बात करते हैं हम कि जो इसके बाद जो हमारा राइट हैंड रूल है उसको हम एक अनदर वे में पढ़ते हैं। तो आप नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत काम भी आएगा डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। दी direction of the magnetic field is given by another way of right hand thumb rule, RHTR. RHTR means right hand thumb rule। और ये अनदर वे है क्या कि curl the palm of your right hand, curl the palm of your right hand around the circular wire with the fingers pointing on the direction of the current. Pointing on the direction of current, and the right hand thumb gives the direction of the right hands, the thumb gives the direction of the magnetic field. लिख लिया?
Curl the palm of your right hand around the circular wire with the fingers pointing on the direction of the current, and the right hand thumb gives the direction of the magnetic field. ठीक है, फटाफट से एक डायग्राम बना लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो क्या है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर थंब किसकी डायरेक्शंस को शो करेगा, कर्ल फिंगर्स, अगर पाम की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया जाता है तो ये होगा करंट की डायरेक्शंस को, तो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा।